हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी सीरीज चल रही है फॉर सीडीएस, एनडीए और एफकैट, सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस सीरीज में हम जो 11th क्लास की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, जिसको इन एग्जामों में ज्योग्राफी के लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र माना जाता है, उसको हम लाइन और टॉपिक वाइज टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इजीली एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप खुद करने जाओगे 11th क्लास की इस एनसीईआरटी को, तो इसमें हर एनसीईआरटी में, क्योंकि ये एनसीईआरटी को पढ़ना सभी को ही है, ठीक है। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, और बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इजीली समझ में नहीं आएंगे, आपको गूगल करना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी पड़ेगी। इस वीडियो के थ्रू हम क्या करते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट यहीं पे ही क्लियर कर रहे हैं आपका, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और साथ में लाइन बाय लाइन, टॉपिक वाइज टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज चैप्टर, मतलब ये टॉपिक है तो इस पे पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देंगे। फिर चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर हो चुका है, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम आपको सारी चीजें देंगे, ये सारी चीजें हम आपको देंगे, ठीक है। अभी आप अगर खुद से ये सब चीजें करने जाओगे ना, आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। देखिए, हमारी ऑलरेडी 3 एनसीईआरटी पे वीडियो आ चुकी हैं, 3 से 4। आप उनको जाके देखिए, आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कितना एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाता है तो कितना ईजी हो जाता है चीजों को कैच करना। क्योंकि आप खुद से करने जाओगे तो आपको 4 से 5 रीडिंग तो इस बुक की ऐसे ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे में भी तब भी आपको सही से समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना तो दूर छोड़िए, और नोट बनने की बात तो दूर छोड़िए, ठीक है। और हम जो आपको बता रहे हैं, अगर आप हमारे ये लेक्चर को देखेंगे और दोबारा एक बार एनसीईआरटी रीड करने जाएंगे तो आपको चीजें समझ लीजिए 50 to 60% कैच हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे कहीं आकर के 3 से 4 रीडिंग में होता, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंस, आई थिंक आई कन्वे द मैसेज, ठीक है। और होप करते हैं जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं उन्हें चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, हम आप आज अपना तीसरा चैप्टर चालू करते हैं। और देखिए, इस तीसरे चैप्टर में क्या है कि इसमें यही चैप्टर अर्थ में सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अभी आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, इसी में एक टॉपिक और है तो वो भी आपको मिलेगा। जैसे वो टॉपिक है वोल्केनो, तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें कॉन्टिनेंटल थ्योरीज आएंगी आपको, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक आएगी, तो प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल थ्योरीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अर्थ यूनिट है इस एनसीईआरटी का, उसमें ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यही 2 यूनिट में यही 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल इन्हीं से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये आपको जो ये अभी फोर्थ लेक्चर से लेकर के अभी आगे आपको जो 5 to 6 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपके लिए 2 से 3 मार्क्स को पूरा आंसर कर रहे हैं, और लेक्चर बहुत बड़े नहीं, 30-30 मिनट के होंगे, आप बाकायदा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखिए, इंटीरियर अर्थ अर्थ जो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होता है कि अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमें अर्थ के इंटीरियर में जाना पड़ेगा। मतलब हम कैसे मान पाएंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तो वो हम तभी जान पाएंगे ना जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे। ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता होगा, तभी हम उसके बारे में एक्सप्लेन और डिस्कस कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने कोशिश किया है, तो वही चीजें होंगी कि सोर्सेस क्या है हमारे पास अर्थ की इंफॉर्मेशन के, इंटीरियर जो है, अबाउट द इंटीरियर इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है। तो हम इस चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं लाइन यहाँ से रीड करते हुए एंड तक का डायरेक्ट सोर्स तक की मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख लीजिएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं। 4 से 5 मिनट से खत्म करते हैं, क्योंकि इस पेज से बहुत कुछ नहीं आने वाला है। जो आने वाला है मैं वो यहीं पे हाईलाइट कर दूंगा। और यस, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ यहीं पे चीजें आपके लिए, ठीक है, और इजी कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और साथ में मैं जैसे ही अर्थ ये यूनिट खत्म होगी, मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगा, और पीवाईक्यूज पूरे यूपीएससी के होंगे। सीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए। एनडीए में भी आजकल ठीक लेवल की ज्योग्राफी आने लगी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, व्हाट डू यू इमेजिन, व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के नेचर के बारे में आप क्या इमेजिन करते हैं। डू यू इमेजिन इट टू बी
सॉलिड बॉल लाइक अ क्रिकेट, मतलब आप क्या मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ये हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ हमारी बॉल लाइक है, मतलब सॉलिड है। इसका नेचर कैसा है, ये सॉलिड है, क्योंकि नेचर की बात करें ना कि आप इमेजिन कैसे करते हैं अर्थ का नेचर क्या है, तो एक क्रिकेट बॉल की तरह सॉलिड है, और अ हॉलो बॉल है, मतलब एक खोखली बॉल है जिसमें विथ अ थिक कवर ऑफ रॉक, मतलब एक पतली सी रॉक की खाली कवर लग गई है ऊपर ऊपर, अंदर से वो हॉलो है, मतलब खोखली है। तो एक सॉलिड बॉल है क्रिकेट की जो अंदर से भी पूरी ठोस है, या ऊपर ऊपर केवल जो विथ थिन जो लेयर है रॉक की वो है, अंदर से पूरी खोखली है। तो नेचर कैसा है अर्थ का हमारा, तो वही इंटीरियर की बात ही कर रहे हैं ना यहाँ पर। इंटीरियर कैसा है, अंदर की चीज कैसा है, सॉलिड है कि हॉलो है, यहीं से क्यूरियोसिटी जग रही है ना। तो एग्जाम्पल द लिथोस्फेयर, अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि लिथोस्फेयर स्टेनोस्फेयर क्या है, सारी चीजें यहीं पता चलेंगी, ठीक है। हैव यू एवर सीन द फोटोग्राफ और इमेज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, मतलब अब बोलने लगा है कि वोल्केनिक इरप्शन अंदर से आता है ना, अर्थ के अंदर से वोल्केनिक इरप्शन आता है ना। अब यहाँ से चीजें घूमना शुरू हो जाएंगी। ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स कैन यू रिकलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ द हॉट मोल्टेन मैग्मा, लावा, डस्ट, स्मोक, फायर और अ मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर। मतलब आप अगर इमेज को रिकलेक्ट कर सकते हो कि कैसे मैग्मा और लावा अंदर से बाहर निकल रहा है। एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस, एज नाइदर एनी वन हैज नॉर और एनी वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात कही है, कोई भी अर्थ के एकदम इंटीरियर में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रीजन है, रीजन क्या है कि द अर्थ की जो, इतना बड़ा हो गया भाई बस। हाँ ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है भाई इससे? अच्छा, ये हमको लग रहा है पूरा यहाँ तक के लिखा हुआ है, ये मार्क कीजिएगा, मैं कोई बताता हूँ। हाईलाइट इसी में ही करते हैं, मैं जिसको करूँगा उस जिसको आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इतने को हाईलाइट कर लीजिए। द अर्थ रेडिएशन इज 60 कितने किलोमीटर है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये कॉपी को अपने अपने आप ही हाईलाइट करिए। द अर्थ रेडिएशन इज 6370 किलोमीटर है, मतलब ये रेडिएशन अंदर की तरफ है, ठीक है, और इधर की तरफ है। तो अब बताइए इतने रेडिएशन में इतने किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, एनी वन कैन नॉट रीच, अभी रीच नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये रेडिएशन है, ठीक है, रेडियस ये है। कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कन्फिगरेशन जो अर्थ की है, ये कन्फिगरेशन जो अर्थ की सरफेस की है, ये कन्फिगरेशन, ठीक है, एक जो पूरी कन्फिगरेशन है सरफेस की, वो लार्जली अ प्रोडक्ट है प्रोसेस ऑपरेटिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो भी आज जो सरफेस के ऊपर जो भी हमें दिख रहा है, वो दरअसल मेनली रिजल्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ का, मतलब जो इंटीरियर से जो चीजें आ रही हैं उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो 2 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और द इंडोजेनिक प्रोसेस आर द कंस्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। इंडोजेनिक प्रोसेस, देखो हमें पता है कि अर्थ में जो भी अभी बाहर की तरफ चेंजेस है, मतलब माउंटेन बने हैं या रिवर्स हैं या प्लेन्स बने हैं या प्लेट्यूज हैं, वो मेनली किस चीज के हैं? वो दो प्रोसेस से बने हुए हैं। पहला क्या है? दो प्रोसेस है, एक है एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक, और एक है इंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक क्या प्रोसेस होता है, मैं यही बता दे रहा हूँ, ये 6 7 क्लास की एनसीईआरटी में 7 क्लास की। एक्सोजेनिक क्या प्रोसेस होता है? जो बाहर की तरफ जो फोर्सेस एक्टिव रहते हैं लैंड में, अर्थ के ऊपर, एक्सटीरियर पे, बाहर के एरिया में चेंजेस लाने के लिए, उसके लैंडस्केप पे चेंजेस लाने के लिए। तो इसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विंड, ठीक है, रिवर, और तुम्हारा ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो लेके आते हैं, तो ये सारे चेंजेस हैं,
ठीक है। अब एंडोजेनिक क्या है? एंडोजेनिक तुम्हारा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? एंडोजेनिक जैसे वोल्केनोज, वेल्कनोज अंदर से आते हैं ना, वोल्केनोज अंदर, इंडोजेनिक अर्थ के अंदर से आते हैं ना। और ये सारे एक्सोजेनिक है, अर्थ के बाहर होते हैं। और दोनों ही लैंडस्केप जो अर्थ का है उसमें चेंजेस लाते हैं। कोई माउंटेन बना देता है तो कोई प्लेन बना देता है। जैसे रिवर है, एक्सोजेनिक है, तो ये प्लेन बना देती है। अब वोल्केनो है तो ये आपको रॉक्स बना देगी, चट्टान बन जाएगी अर्थ में ही कहीं बड़ी पे। अगर ज्यादा वोल्केनो से मोल्टेन और लावा बना तो वो कूल होकर के एक जगह सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक बहुत बड़ी रॉक बना देगा। तो चेंजेस तो अर्थ में आया ना इससे भी, अर्थक्वेक, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक्सोजेनिक इंडोजेनिक प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। तो ये सारे अर्थ में चेंजेस लेकर आते हैं जो हम देख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ऑफ द सरफेस ऑन अर्थ है, इसमें लार्जली चेंज इन्हीं के थ्रू आता है। ठीक है। A proper understanding of the physiographic character of the region remain the incomplete if the effect of the endogenic process are ignored। मतलब अब जब तक हम इंडोजेनिक प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक हमें जो ये एक फिजियोग्राफी जो होती है रीजन की, मतलब ये जो रीजन हमारा है, पर्टिकुलरली हमारी जो अर्थ है, इसमें कैसी चीजें बनी है, कैसे क्या हुआ है, हमें तब तक ये अधूरा रहेगा जब तक हम इंडोजेनिक प्रोसेस मतलब वोल्केनो अर्थ से जो चेंजेस आ रहे हैं उनको नहीं देखेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। बिल्कुल, हमारा जीवन फिजियोग्राफी जो हमारे अराउंड है उस पर बहुत डिफरेंट करता है, और निर्भर भी करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है, और डिपेंड भी है। ठीक। अब जो माउंटेन रीजन पे रहेंगे, जो अब लद्दाख और जो हिमाचल रीजन में रह रहे हैं, माउंटेन रीजन में, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड दूसरा है, उनका कल्चर दूसरा है रहने का। ठीक है। वो मोस्टली सर्दियों में रहते हैं तो उनका उसी हिसाब से वे ऑफ लाइफ है। और हम प्लेन्स में रहते हैं तो हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है। तो ह्यूमन की जो लाइफ होती है is influenced by the physiography of the region, therefore it is necessary that को हटा देते हैं। therefore it is necessary, ये जरूरी है, it is therefore necessary that the one get acquainted with the forces that influence landscape and development to understand why the earth shake or the tsunami is generated। इस चीज को समझना कि क्यों सुनामी आती है, क्यों अर्थ शेक करती है। इट इज नेसेसरी, मतलब इस चीज को जानना भी कि इंडोजेनिक प्रोसेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज को जानने के लिए भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी रॉक्स हैं, कौन से मटेरियल्स हैं, कौन से क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में पता चलने तभी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अर्थ को क्यों आ रहा है, वोल्केनो कैसे आ रहा है। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटिस दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल दैट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द लेयर। मतलब मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि अर्थ जो बनी है उसमें मटेरियल काफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है। कहीं पे आयरन है, कहीं पे निकल है, और कहीं पे अलग अलग तरीके की चीजें हैं। ठीक है। क्रस्ट से कोर तक की डिस्ट्रीब्यूट है पूरा मटेरियल। मैंने ये भी बताया था कि अ, जब अभी पिछली क्लास में बताया था कि जो मटेरियल्स होते हैं जब क्या नाम है, टकराया था, तो उससे क्या हुआ था, जब अर्थ से एक पर्टिकुलरली स्टार निकला था तो फॉर्मेशन के समय में, तो उससे क्या हुआ, जो हीट एक जनरेट हुई, और हीट की वजह से क्या हुआ, जो वो वाली रॉक थी, मतलब जो हीट की वजह से जो आपके ये वाले चीजें होंगी, मतलब जो हैवी मटेरियल्स होते थे, वो क्या हुए, वो मटेरियल मोल्टेन हो गए और वो सिंक हो गए। ठीक, वो सिंक हो गए। और जो लाइट थे वो ऊपर क्रस्ट में आ गए। इससे लाइट मटेरियल ऊपर क्रस्ट में आ गए, हैवी मटेरियल मोल्टेन होकर के सिंक हो गए हीट की वजह से। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, हमने पढ़ा था ऐसा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ द साइंटिस्ट हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स, what are the characteristics of the each layers are। ठीक है। and this is the exactly what is the chapter is deal with। ठीक है। मैंने बता दिया, इसमें कहीं भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है। बाकी और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और हाँ, एक लाइन ये याद रखिएगा कि भाई, कि अर्थ जो फॉर्म हुई है, क्या दिक्कत हो गई है इसमें, इस चीज को अंडरलाइन करिएगा। ये अर्थ फॉर्मिंग materials that have distributed in form of the layers, the crust to core।
कोर से क्रस्ट तक लेयर्स में मटेरियल है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है, ठीक है। तो ये 2 लाइन यहाँ से लिखेगा बस, और ज्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है। लिखने लायक मैं बताऊंगा, नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे कोई भी रीच नहीं कर सकता है। ये जैसे अर्थ है, इसके सेंटर में एकदम यहाँ पे रीच कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रीच नहीं कर सकता है, ठीक। एंड मेक द ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल, कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं, इसका ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकता है। अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशन में यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन सच डेप्थ। मतलब आप ये आश्चर्य हो जाओगे कि भाई अब ये लोग कैसे बात करेंगे, ये लोग कैसे बताएंगे कि इंटीरियर में ये चीजें हैं, क्या क्या है। तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मतलब बताएंगे मोस्ट जो नॉलेज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट, मतलब ये सारी नॉलेज एस्टिमेट बेस्ड है, याद रखना है आपको, ये चीज याद रखिएगा, ये याद रखने लायक है और नोट डाउन करने लायक है कि जो मोस्टली नॉलेज हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की है वो मेनली एस्टिमेट बेस्ड है एंड इन्फ्रेंसेस बेस्ड है। येट द इंफॉर्मेशन इज, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। एस्टिमेट बेस्ड है, ज्यादा हमें कोई नॉलेज उस मामले उस हिसाब से एविडेंसेस नहीं है। अब डायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं अर्थ के, ये चीज याद रखेंगे, जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पता चलता है तो वो एक डायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है। तो डायरेक्ट सोर्सेस क्या है, मोस्ट इजिली जो अवेलेबल है सॉलिड मटेरियल इज अ सरफेस रॉक और द रॉक वेट रॉक वी गेट फ्रॉम द माइनिंग एरियाज। बिल्कुल, माइनिंग एरियाज में हम अंदर तक घुसते हैं ना माइन करने के लिए, तो जो रॉक्स हमें सॉलिड मटेरियल जो माइनिंग के समय में, और रॉक्स जो अंदर से बाहर, जो अंदर रॉक है वो बाहर की तरफ आ रही है माइनिंग से, माइनिंग एक्टिविटीज से, सॉरी, माइनिंग एक्टिविटीज से जो रॉक्स अंदर से बाहर आ रही हैं, और माइनिंग एक्टिविटी में जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमें काफी इंटीरियर के बारे में पता चलता है थोड़ा बहुत। स्टिल हम 3 से 4 किलोमीटर ही अंदर गए हैं, वो भी कहाँ पे गए हैं तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइन में। अब यहाँ एक चीज आपको ये भी देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में पूछते हैं कि गोल्ड माइंस कहाँ मिलते हैं या मेनली गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है, रिजर्व में पूछते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, और साउथ अफ्रीका वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व है इनके पास गोल्ड के। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो 3 से 4 किलोमीटर ही डेप्थ गए। अब देखिए कहाँ ये 6370 किलोमीटर, कहाँ ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर गए, जरा ही सही गए हैं, समझ लीजिए। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल, इसके आगे डेप्थ पे जाना पॉसिबल नहीं है, जैसे इट इज अ वेरी हॉट डेप्थ, बहुत ही गर्म डेप्थ है इसके आगे। बिसाइड द माइनिंग, माइनिंग के अलावा साइंटिस्ट हैव टेकन अप द नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट द डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ द क्रस्टल पोर्शन की, मतलब जो पर्टिकुलरली क्रस्ट है वही हमको 100 किलोमीटर के अंदर मिलता है, ठीक है। 100 किलोमीटर तक की क्रस्ट ही फैला हुआ है, 100 से 200 किलोमीटर के आसपास। तो क्रस्ट को और एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट और अंदर तक गए हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ नहीं गए हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर दी वर्किंग ऑन द 2 मेजर प्रोजेक्ट्स सच द डीप ओशियन ड्रिलिंग, तो ये बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। इंडिया भी इस पे अब पार्टिसिपेट कर रहा है। डीप ओशियन में मतलब अब देखते होंगे ये लैंड है, ठीक है, और ओशियन की जो क्रस्ट है वो थोड़ा नीचे से है। लैंड आपको देखोगे तो जो क्रस्ट है वो ओशियन की कम है, की जो लेंथ है वो ओशियन की कम है, और जो लैंड है और लैंडस्केप उसकी ज्यादा है। मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट थोड़ा सा ऊंचे हैं, तो उनकी क्रस्ट और डीप में खोदना पड़ता है। वहीं हमें यहाँ पे इतना नहीं खोदना पड़ेगा, अगर ओशियन से ड्रिलिंग करने जाएंगे तो हमें इतनी नहीं खोदनी पड़ेगी, इतने से हम बच जाएंगे और नीचे तक खोद सकते हैं। तो हमारा ये इतना मान लीजिए अगर 4 किलो ये 10 किलोमीटर था, क्योंकि कॉन्टिनेंट से ओशियन से कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 10 से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो मान लीजिए, ठीक है, 10 किलोमीटर तो मान लीजिए शेल्फ के आसपास से, तो 10 नहीं मानिए तो 6 के आसपास तो मान लीजिए, मतलब 6 किलोमीटर हम बच गए, ठीक है। एकदम डीप में जाएंगे, वो भी जब ओशियन के, और ओशियन की क्रस्ट से मैं बोल रहा हूँ, जहां ओशियन की क्रस्ट आएगा तब तो ये 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर से और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम डीप में आप जाओगे, क्रस्ट से खोदना शुरू करोगे, ड्रिलिंग करना शुरू करोगे, तब आपको कहीं जा करके और नीचे तक जा पाओगे, तब भी आपको नीचे और गर्म मिलना शुरू हो जाएगा। ओशियन की क्रस्ट से जब हम खोदना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा इतना आपको कम खोदना पड़ेगा और आप इजिली और अंदर तक चले जाओगे। तो वही ओशियन की, इसीलिए ये लोग अब ओशियन की ड्रिलिंग से प्लान बना रहे हैं और अंदर जानने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, द डीप ड्रिल एट द कोला आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन में, क्योंकि आर्कटिक ओशियन में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पे पता है क्या है, वहां पे अर्थ का सेंटर है, ठीक है, और वहां पे ग्रेविटी भी ज्यादा है, आगे आगे हम देखेंगे। हैज नो फार रीच द डेप्थ ऑफ द 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से नीचे गए नहीं, मैंने बोला ना 10 किलोमीटर मान लीजिए यही है, तो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स की सरफेस से लेकर के
ये ओसिन की क्रस्ट तक की 10 किलोमीटर सरफेस है या 11 किलोमीटर है, उसके भी नीचे ये केवल 1 किलोमीटर ही गए होंगे, 1 या 2 किलोमीटर, उसके नीचे जाएंगे नहीं, जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि डेप्थ इतनी ज्यादा है, हॉटनेस ज्यादा है। एंड दिस मे बी अ डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अभी इस डीप ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट है इसने भी लार्ज वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मटेरियल कलेक्टेड द डिफरेंट डेप्थ में। वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, वोल्केनिक जो इरप्शन होता है बाहर अंदर से ही चीजें बाहर निकल के आती हैं, वो भी काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। As when the molten material magma is on the earth's surface, the earth all during the volcanic eruption it become available for laboratory analysis। बिल्कुल, जो molten magma बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लैब में रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कौन कौन सी क्या क्या लेयर है, डेप्थ ऑफ द सोर्सेज की क्या क्या है, ठीक है, ये सब चीजें देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट सोर्स हो गया। डायरेक्ट सोर्स कैसे कि हम डायरेक्टली जाके देख रहे हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से हम पता कर रहे हैं और ड्रिलिंग से पता कर रहे हैं या माइनिंग से पता कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट सोर्स है। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब इनडायरेक्टली हमें जो पता चलता है अर्थ के बारे में। इनडायरेक्ट सोर्सेज मेनली हो जाते हैं कि the analysis of property of the matter indirectly provide the information about the interior। We know that the through the mining the activity that the temperature and the pressure increase with the increase in the distance। मतलब ये लाइन याद रखिएगा, टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ। ये याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए इतना। ये ये समझ लीजिए कोर कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको मटेरियल्स की डेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी, डेंसिटी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। जब डेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी ना तो उससे टेम्परेचर अपने आप बढ़ता हुआ मिलेगा, फिर प्रेशर भी उससे अपने आप बढ़ता मिलेगा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी प्रेशर भी तो उतनी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका, ठीक है। तो ये दोनों बढ़ता, तीनों तीनों प्रोपोर्शनल है, इस चीज को याद रखिएगा जैसे जैसे आप डीप में अर्थ में जाओगे, ठीक है। अब अर्थ के अंदर जा रहे हो तब तो आपको ये प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ती मिल रही है। अब इसी का उल्टा देख लीजिए, जब अर्थ के सरफेस से आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हो, आसमान की तरफ ऊपर जा रहे हो, तब क्या होगा, ये तो हमने अंदर की बात कही, अब ऊपर की बात करो। ऊपर ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर घटना चला हो जाएगा, और ये मेनली वहां तक की होगा जब आप ट्रोपोस्फेयर पे रहोगे, ठीक है। तो टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा, प्रेशर भी घटता चला जाएगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, डेंसिटी भी ठीक ठाक घटती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हल्की हल्की गैसें वही ऊपर मिलेंगे आपको, भारी गैसें नीचे ही रहती हैं, भारी गैसें सिंक नीचे ही करेगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे, अंदर जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें प्रोपोर्शनल मिलेंगी, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल की डेंसिटी के साथ टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप कोर पे जाओगे तो फिर आपको जो है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे, सॉरी, आपको क्या मिलेगा, प्रेशर घटता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तभी तो देखते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो आपको ऊपर जब लोग जैसे टेम्परेचर और साथ में कई सारी गैसेस भी कम होती हैं, ठीक है। इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, अभी इसमें नहीं करेंगे। मैंने आपको जस्ट एक सिनेरियो दिखा दिया है, कंपैरिजन में वर्सेस में दिखा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई क्वेश्चन को इनडायरेक्टली सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। मोर एवर इट इज दी आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। बिल्कुल, ये भी बात सही है, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। मोर एवर इट इज द आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ, ठीक है। मैंने बोला जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। It is possible to find the rate of the change of these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the volume of the temperature, pressure, and the density of material different the wet depth. ठीक है। The detail of these characteristics with the reference to each layer of the interior are the discussed in this chapter, later in this chapter। मतलब डिस्कस किया जाएगा ये जो करेक्टर है आपके ईच लेयर, हर एक लेयर के बारे में अभी किया जाएगा, और मैं उसी की करने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अनदर सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, दूसरा सोर्स इंफॉर्मेशन का क्या है, दूसरा सोर्स जो इंफॉर्मेशन का है वो है आपका मेट्योर्स, मेट्योर्स, ठीक है, मेट्योर्स हैं। एंड दैट अ टाइम द रीच द अर्थ, जब अर्थ मेट्योर अर्थ में पहुंचते हैं तो उनकी हम रिसर्च करके भी हम जान लेते हैं कि भाई उनको लैब में लेके जाते हैं, मेट्योर आपने सुना होगा, ठीक है, और उनको हम लैब में लेके जाते हैं, फिर उन पे रिसर्च करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि भाई ये मेट्योर किससे बने हुए हैं। मेट्योर जिससे बने होते हैं
मेट्योर मोस्टली क्या होता है, क्योंकि देखो ये बताया गया, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल्स दैट बिकम द अवेलेबल फॉर एनालिसिस मेट्योर इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जरूरी है कि मेट्योर जो है वो इंटीरियर और ऑफ द अर्थ के पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए ये जो मेट्योर्स हैं, ये जो मेटराइट्स होते हैं, जो भी आप कहिए, अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट आया है और कोर डिफरेंस है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बकायदा एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो मेट्योर अर्थ के पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज है कि ये मेट्योर जो है ये अर्थ के सिमिलर बने हैं। मतलब जब अर्थ बनी है, जिस समय सारे प्लैनेट बने थे, उसी समय ये भी बने थे, ठीक है, सोलार सिस्टम से हमारे, ठीक है। तो हमारे सोलार सिस्टम से ये भी, मतलब हमारे सन से ये भी बने थे। तो और ये सन अर्थ के अराउंड ही मतलब रहते हैं, ठीक है, आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो माना ये भी जाता है कि इनमें बहुत सी सिमिलैरिटी अर्थ में है इनसे, ठीक है, इनके रॉक जो है उनमें। तो आगे यही बोला, मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेट्योर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। मतलब जो भी मटेरियल इसमें पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसा डेप्थ में हम देखते हैं मेट्योर में, वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। इसीलिए हम मेट्योर को अगर लैब में लेके जाते हैं, उसके अंदर तक की एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी अर्थ कैसी होगी, आवर प्लैनेट कैसे होगा। हेंस इट बिकम द येट अनदर सोर्स इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है अर्थ के इंटीरियर का, ठीक है। अभी हम एक बार मेट्योर के बारे में, देखिए अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और और वो जानना बहुत जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं एस्ट्रॉइड, फिर मेट्योर, मेटेराइट। देखिए तीन चीजों में इन डिफरेंस होता है। मेट्योर, जो मेटेराइड है वो केवल वही नहीं है, मेटेराइड होता है, फिर मेट्योर होता है, फिर मेटेराइट्स होता है। अभी मैं तीनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार एस्ट्रॉइड्स देख लेते हैं कि एस्ट्रॉइड होता क्या है। देखिए एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड जो आप ये देख रहे हो, ये सही रहेगा, जीरो थिकनेस, ठीक है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड है। अब एस्ट्रॉइड मेनली होते क्या हैं, एस्ट्रॉइड मेनली क्या होते हैं, ये मेनली ये किससे बने होते हैं, एस्ट्रॉइड मेनली बने होते हैं रॉकी एंड आइसी मटेरियल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, भी ये एस्ट्रॉइड है, इनकी ये इमेज देख लीजिए, ठीक है। और के बाद अजय भाई, अजय रे माही, हाँ। अब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस क्लास में मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और इस पे एस्ट्रॉइड पे, मेटेराइट्स पे, मेट्योर, मेटेराइट्स, इन पे डिफरेंस बहुत आता है, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट मिलती है हमें, ठीक है, दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉइड कैसे होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है अभी, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, तो एक्चुअली में एस्ट्रॉइड है क्या, तो आप देख रहे हैं एस्ट्रॉइड मेनली क्या है, एस्ट्रॉइड एक रॉकी, रॉकी और आईसी, आईसी मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सन की ऑर्बिट करते हैं, सन के ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं, सन की ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। और ये बने कैसे हैं, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये 46 बिलियन ईयर्स अगो बने हैं, ठीक है, जब हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट बने हैं, ठीक है। मतलब इनकी हिस्ट्री अर्थ के बनने के साथ है, ठीक है, नंबर वन। और ये सेम बने हैं रेमिनेंट ऑफ द सोलार सिस्टम, मतलब जो सोलार सिस्टम जब बन रहा था तो उनसे जो कुछ पार्ट्स रह गए थे, उन पार्ट्स से ही ये बने हैं, क्या, रेमिनेंट ऑफ सोलार सिस्टम, ये रेमिनेंट से बने हैं ये, ठीक है। तो किससे बने हैं, रेमिनेंट ऑफ सोलार सिस्टम। कब बने हैं, सेम हिस्ट्री, 4.6 बिलियन जब अर्थ बनी थी। क्या करते हैं ये, सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, रॉकी एंड आइसी मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये मिलते कहाँ हैं, तो ये आपको मार्स और जुपिटर के बीच मिलेंगे,
ये बीच में एज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट बनती है, और यही एस्ट्रॉइड बेल्ट की एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट। ठीक है, दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द, जो सेट करता है वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा एस्ट्रॉइड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेट्रॉइड्स और मेट्योर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उल्टी हो गई। हाँ सीधी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं तुम्हारे गया, सदाएं मुझे कर गई। हाँ, अब हम देखेंगे मेट्रॉइड्स एंड मेट्रोइड्स। ठीक है, जिसको देखेंगे हम, देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको देखते हैं हम, और ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये डिफरेंस एटलीस्ट पता होना चाहिए लोगों को। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मेट्योर, सॉरी ये मेट्योरो, फिर वही गलती हो रही है, पता नहीं। मेट्योरॉइड्स, मेट्योरॉइड्स, डिफरेंस बिटवीन मेट्योरॉइड्स, मेट्योर एंड क्या, मेट्योराइट्स। ठीक, ये तीन होते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेट्रॉइड्स, मेट्योर एंड मेट्राइट्स। ठीक है, अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। ठीक है, ये एक्सोस्फेयर है। ठीक है, दिस इज द एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक, जहां के बाद आपको स्पेस दिख जाएगा, स्पेस दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो आपको मेट्योर दिखेंगे, तो ये क्या होंगे, ये मेट्रॉइड यहाँ पे दिखेगा आपको स्पेस में। तो ये क्या है, मेट्रॉइड जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी आपको ये पार्टिकल मिलेंगे, कौन से ये होंगे, इनको मेट्रॉइड कहेंगे। मेट्रोइड्स किन्हें कहेंगे, जो आपको सॉलिड रॉकी ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, मींस सॉलिड रॉकी ऑब्जेक्ट्स, जो क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ठीक, अब आपको यहीं पे कहीं पे मीसोस्फेयर भी दिखेगा, जब आप लेयर एटमॉस्फेयर की पढ़ेंगे तो ये मीसोस्फेयर दिखेगा। और ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे शूटिंग स्टार होते हैं, या कहाँ पे मेट्रोइड्स कहा जाता है, मेट्रोइड्स कहाँ से बोले जाते हैं। यही मेट्रोइड, जो मेट्रोइड है, ये मेट्योर कब कहलाने लगेंगे, मेट्योर कब कहलाने लगेंगे, तो ये मेट्योर कब कहलाएंगे, जब मीसोस्फेयर में यही मेट्रोइड क्या होंगे, मेट्रोइड, मेट्योरॉइड्स, मेट्योरॉइड्स फ्रिक्शन कर लेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बर्न हो जाएंगे। और जब ये बर्न हो जाएंगे तो एज कैसे आएंगे, शूटिंग स्टार्स। तो शूटिंग स्टार्स का फेनोमेना कहाँ होगा, आपके मेसोस्फेयर में होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर की लेयर से इनका फ्रिक्शन हो जाएगा। जो मेटेराइट्स, ये मेटेराइट्स मेनली सन के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं, और ये सन के अराउंड ही रहते हैं। लेकिन जब ये अर्थ के पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं, रीच कर जाते हैं बाई चांस, और मोस्टली करते हैं, तो मेसोस्फेयर में आते आते ही इनका फ्रिक्शन हो जाता है। जब फ्रिक्शन होता है तो ये शूटिंग स्टार बन जाते हैं बर्न होने पर, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो फिर बर्न कर जाएंगे, बर्न कर जाएंगे, शूटिंग स्टार बन जाएंगे। अब मेटेराइट्स तो देख लिया हमने, अब मेटेराइट्स क्या होता है, मेटेराइट्स तो देख लिया, मेटेराइट देख लिया, मेट्योर देख लिया, मेटेराइट्स क्या होता है। अब जो सरफेस है, अब ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस में क्या होगा,
जो भी यहाँ पे मेट्योराइट्स कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? जो भी मेट्योर सरवाइव कर जाएंगे, जो भी मेट्योर मेट्योर दैट सरवाइव फ्रॉम फ्रिक्शन एंड रीच अर्थ सरफेस। सॉरी फॉर अगर राइटिंग लेजिबल ना लग रही हो, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोड डिफरेंस पहले देखते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। मेट्योर्स, मेट्योराइट्स और मेटेरॉइड्स, ठीक है, ये शूटिंग स्टार हो जाते हैं, शूटिंग स्टार्स, ठीक, ठीक है। सरवाइव, दैट सर्वाइव फ्रॉम फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन से सरवाइव हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पेस है, ठीक। सरफेस, चलिए अब शुरू करते हैं। अब एक बार मैं लाइन से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा लिया जाए, इसी को लेते हैं, ऐसा लिया जाए तो ऐसे, हाँ इसी को लेते हैं, ठीक लग रहा है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द मेटेरॉइड्स, मेट्योर एंड मेटेराइट्स, ये तीन डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो डिफरेंस है बिटवीन द मेटेरॉइड्स, मेट्योर एंड मेटेराइट्स, ये तीन डिफरेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, मेटेरॉइड जैसे मैंने बताया, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स मेनली स्पेस में आपको मिलेंगे, मतलब एक्सोस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर, ये मैंने एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई है, ठीक है, ये पूरी लेयर है, ठीक है, जहां मेसोस्फेयर है, अर्थ के सरफेस है, जहां पे ट्रोपोस्फेयर है, फिर ये एक्सोस्फेयर दिखेंगे जहां से स्पेस शुरू हो जाता है। तो मेटेरॉइड्स जो होते हैं, मेटेरॉइड्स आपको अर्थ के सोलार सिस्टम के आसपास मिलेंगे, मतलब आपको क्या करेंगे, ये एक सॉलिड रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, मतलब ये सन के अराउंड ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही मेट्रॉइड्स, ठीक है, यही मेट्रॉइड्स, जब ये मेट्रॉइड्स सन के अराउंड मतलब ऑर्बिट के अराउंड मूव करेंगे तब तो ये मेट्रॉइड्स कहलाएंगे। लेकिन जब सन के अराउंड ऑर्बिट करते करते जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब ये क्या कहेंगे, ये मेट्योर कहलाएंगे। और कब कहलाएंगे, जब ये मेसोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर में फ्रिक्शन इनका होता है और ये बर्न कर जाते हैं, तो ये शूटिंग स्टार बन जाते हैं, तभी ये मेट्योर कहलाते हैं। अब मेट्योर तो हो गया, मेटेराइट्स क्या होगा, तो मेटेराइट्स होगा जो भी मेट्योर सरवाइव कर जाएंगे इस फ्रिक्शन से, जो ये फ्रिक्शन होने के बाद बर्न कर जाता है, जो मेट्योर सरवाइव कर जाएंगे वो मेट्योर क्या कहलाएंगे, वो अर्थ की सरफेस में आ जाएंगे। जब अर्थ की सरफेस में आ जाएंगे तो वहां पे आकर के बहुत बड़ा होल कर देंगे, छेद कर देंगे, जो भी कर देंगे, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस में जो भी मेट्योर पहुंच जाते हैं वो मेट्योराइट्स कहलाते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार बार समझा होगा आपने, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस था, ठीक है, ये टोटली डिफरेंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेविटेशनल वाला, कि अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज जो आपको दिखेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, मैग्नेट फील्ड एंड द सिस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो बताती है ना अर्थ के, मतलब अगर अर्थ में ग्रेविटी है, इट मीन्स कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो ग्रेविटी को क्रिएट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, नीफे, निकल, आयरन एंड फ्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये ऐसे कंटेंट होंगे अंदर, तभी तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रही है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पहले तो जी यूज करते हैं स्मॉल का, एंड नॉट द सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ सरफेस। वही बात कही गई है कि अर्थ के हर सरफेस में आपको सेम लैटिट्यूड पे हर जगह एक इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मिलेगी। कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी अर्थ में, किसी एक लैटिट्यूड में, तो किसी एक लैटिट्यूड में कम होगी, ठीक है। लैटिट्यूड समझ रहे हैं ना आप, सेंस लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड का सेंस मतलब है कि जैसे ये अर्थ है तो इसको कई लैटिट्यूड में बांट दिया गया है, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड, सॉरी सेल्सियस आ रहा है, 23 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 66 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो जिसी में ही तो वो लैटिट्यूड बता रहे हैं। तो जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो लैटिट्यूड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप, तो वही चीज बोल रहा है कि लैटिट्यूड के हर लैटिट्यूड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज होती रहती है और डिफरेंस होती है।
ठीक है, इट्स द ग्रेटर नियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में पूछ सकता है, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इट इज ग्रेटर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे लेस है। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे ये लेस है और आपके पोल्स में ये ग्रेटर है? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार समझते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसा हमने देखा अभी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, कलर चेंज करते हैं। कौन सा लिया जाए जो इसमें वर्क करे? इसी को लेते हैं। देखो हमें पता है कि जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी ग्रेटर होती है नियर पोल्स एंड लेस होती है नियर इक्वेटर। और आई थिंक आप ये समझ रहे हैं इक्वेटर कहाँ होता है, पोल्स कहाँ होता है। अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लियर करता हूँ। देखो ये हमारा है, सॉरी, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये हमारा पोल है, 90 डिग्री लैटिट्यूड। ये यहाँ कहीं 90 डिग्री आपको मिलेगा। तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है। तो ये पोल्स है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये लैटिट्यूड साउथ पोल है। ठीक, ठीक है, यही लैटिट्यूड, इन्हीं को लैटिट्यूड कहते हैं। तो कह रहा है कि ये यहाँ इक्वेटर, यहाँ पे नियर द इक्वेटर ये लेस है, मतलब यहाँ पे here you will found लेस ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ लेस ग्रेविटी पाओगे आप, और यहाँ पे क्या पाओगे? यहाँ पे ग्रेटर पाओगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर ग्रेविटी मिलेगी कंपेयर टू इक्वेटर से। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई मेरे, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? यूपीएससी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखो, देयर इज अ टू रीजन। ठीक है, देयर इज अ टू रीजन बिहाइंड इट एंड वी विल डिस्कस ईच वन। फर्स्ट, द रीजन, जो रीजंस हैं वो दो हैं। ठीक, पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इज, फर्स्ट रीजन क्या है कि अर्थ की जो रोटेशन है इटसेल्फ, अर्थ रोटेशन, को ब्लैक से करते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड दिखेगा। 2 मिनट, राइट नाउ। अरे हाँ, शुरू करते हैं। देखो पहला क्या है रीजन? रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये पहला रीजन है, द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन क्या है? अर्थ का शेप, अर्थ शेप। ठीक है, वी नो कि अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। वी नो कि अर्थ, अर्थ, वी नो कि अर्थ, अर्थ
अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर, बट ये बल्ज है यहाँ पर इक्वेटर पे एंड फ्लैट है पोल्स पे। अब कैसे? तो ये देखिए, अर्थ इस तरीके से है ना, तो देखिए बल्ज है, बहुत बड़ा बल्ज दिख रहा है इक्वेटर के पास, और आपको फ्लैट दिख रहा है, ये ऐसे पूरा फ्लैट दिख रहा है, यही देखिए, ये देखिए पूरा फ्लैट है ना, फ्लैट है ना, बल्ज और फ्लैट आपको दिख रहा है ना पोल्स की तरफ, तो पूरी स्फेयर तो है नहीं परफेक्ट स्फेयर। तो ये दो रीजन बड़े मैटर करते हैं। तो अभी इन दो रीजन के बारे में हम देख लेते हैं कि ये दो रीजन कैसे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, दो रीजन के बारे में हम देखते हैं। देखो, होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ कैसे रोटेट करेगी? ये अर्थ है, ठीक, फ्लैट है देखिए पोल पे, बल्ज है इक्वेटर पे, तो अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब जब ये रोटेट करती है तो इससे क्या होता है, इसके रोटेटर से एक आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होता है? बाहर की तरफ ऐसा फोर्स होता है, और ग्रेविटी किधर होती है? अंदर की तरफ होती है। तो आप देख रहे हो ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को कैंसल आउट कर रहा है। ग्रेविटी अर्थ में इक्वेटर के पास ये चीजें आउटवर्ड, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा होता है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है। और सेंट्रीफ्यूगल जब फोर्स जब इक्वेटर पे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो अंदर से जो ग्रेविटी आएगी ना, वो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसल आउट कर देगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहती है, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहेगी एट अ 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक। ये चीज याद है, ठीक है। लेकिन पोल्स में रहेगा, क्योंकि पोल्स में इतना नहीं होता है, ठीक। अब शेप में क्या है? शेप में कैसा इशू आ जाता है, मतलब शेप से कैसे अब ये डिसाइड हो रहा है? तो शेप से ऐसे डिसाइड हो रहा है कि भाई हम देख रहे हैं कि बल्ज कहाँ पे? इक्वेटर पे है, फ्लैट यहाँ पे है, तो हमें पता है सेंटर पे ही मेनली ग्रेविटी का मेनली होता है, क्योंकि वहीं पे ही सारे आयरन सब मिलेंगे आपको। तो ठीक है, उसमें क्या है, इसमें ये है कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर टू अर्थ सेंटर, अर्थ का सेंटर कहाँ है? अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सेंटर है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ का सेंटर इस ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम पोल्स टू अर्थ सेंटर। मतलब अब एक बार रीजन देख लेते हैं, देखिए, कौन सा कलर लें? रेड ले, येलो ले, यही लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी पोल्स में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और इक्वेटर में कम मिलेगी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जैसे मानते हैं कि पोल्स, पोल जैसे आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे पोल्स होता है, ठीक, ये हमारी अर्थ है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट शेप की है, जहां पे फ्लैट आपको पोल्स में मिलेगा और बल्ज आपको मिलेगा कहां पर? इक्वेटर के साइड मिलेगा। तो 90 डिग्री पोल है और इक्वेटर आपको मिलेगा 0 डिग्री में। तो इक्वेटर पे क्या कह रहा है कि इक्वेटर पे आपको ग्रेविटी कम मिलेगी, पोल्स में ज्यादा मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके भी रीजन, इसके दो रीजन है। पहले रीजन क्या है?
कि अर्थ की रोटेशन, अर्थ जब रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ऐसा बाहर की तरफ फोर्स होता है, और ये आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन की वजह से अर्थ के इक्वेटर पे ज्यादा होता है। जब इक्वेटर पे ज्यादा होता है तो ये आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, कैंसल आउट कर देता है ग्रेविटेशन फोर्स को, तो इसलिए इक्वेटर पे क्या होता है, लेस ग्रेविटी होती है। पोल्स में ज्यादा ग्रेविटी इसलिए ज्यादा होती है। अब और एक दूसरा रीजन क्या है, अर्थ का खुद का शेप। अर्थ का खुद का शेप कैसे क्या करता है, हमें पता है कि बल्ज इक्वेटर पे है और फ्लैट आपके पोल्स पे है, जैसे यहां दिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम इक्वेटर टू अर्थ के सेंटर पे, वो ग्रेटर है देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल सेंटर। दिस इज द मेन रीजन कि इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको सोच, मैं समझ रहा हूँ शायद आपको चीजें यहाँ समझ में आ गई होंगी। यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, मेट्रॉइड, मेट्योर और मेट्राइड्स में डिफरेंस बता दिया, एस्ट्रॉइड के बारे में बता दिया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का डिफरेंस पोल्स लैटिट्यूड में इक्वेटर में क्यों होता है मैंने वो बता दिया। मैंने मेन मेन ये चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें मैंने यहाँ बता दी हैं। दिस इज द बिकॉज द डिस्टेंस, देखिए वही बात आ रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर इज बीइंग ग्रेटर, डिस्टेंस सेंटर का, ठीक है, ग्रेटर है दैट इज द पोल, एंड द ग्रेविटी वैल्यू इज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। बिल्कुल मास ऑफ द मटेरियल पे डिफरेंट करती है, कहीं पे मास मटेरियल ज्यादा होगा तो वहां पे ग्रेविटी, वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे ग्रेविटी होगी होगी। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस द दिस वैल्यू, and the reading the gravitational difference with the places influenced by the other factor, or such reading a differ in expected value and such differences is called the gravitational anomaly। मतलब कहीं पे आपको, जैसे ये यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा है, तो ये एक एनोमली डिफरेंस क्रिएट करे ना, एक ग्रेविटेशनल एनोमली बना रहा है, ग्रेविटेशनल एनोमली बना रहा है। तो ये इस ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब क्या है, मतलब ग्रेविटी में डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस बहुत बड़ी चीजें क्रिएट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एनोमली गिव अस द इंफॉर्मेशन कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास मटेरियल इन द क्रस्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्वे ऑफ द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, मैग्नेट मटेरियल का, एंड क्रस्ट पोर्शन, एंड द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, दैट इज द दिस पार्ट सिस्मिक एक्टिविटी। अब एक इनडायरेक्ट सोर्स और है, हमने इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से देखे हैं, तो हमने इनडायरेक्ट सोर्स देखे हैं भाई कि आपके जो मेट्योर है वो कौन कौन से देखा हमने, हमने मेट्योर देखा, ठीक है। जो मेट्योर होता है, जो मेट्योर वहां बर्न कर जाता है, मेट्राइड्स, स्पेसिफिकली इन्हें मेट्राइट बोलना चाहिए क्योंकि अर्थ में जो आ जाते हैं, अब तो आप जान ही गए हैं, वो मेट्राइट होते हैं, ठीक है, मेट्राइट होते हैं। तो मेनली हमें, हमारे पास वही आते हैं जो बिना बर्न हुए आते हैं, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक। दूसरा क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के डिफरेंट है। तो जब ग्रेविटी अर्थ के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट है, इसका मतलब है कि अर्थ में जो मटेरियल्स है उनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी पता चलता है, और कहाँ पे क्या हो सकता है ये भी हमें कुछ अंदाजा मिल जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है हमारा सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, मतलब अर्थ क्वेक, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी आपको मिलेगा अर्थक्वेक, इससे भी पता चल जाए आपको अंदर क्या है, ठीक है। तो ये सिस्मिक एक्टिविटी तो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट बताने थे, और जैसा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।